गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। जो भी देश है सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, सबका किनारे पे बॉर्डर बना हुआ है। तो जो भी बॉर्डर बना हुआ है उस सबका नाम निर्धारित किया गया है, नाम निर्धारित किया गया है, दूरियां निर्धारित किया गया है। जैसे कि हमारा जब देश था, हम भारत अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो ये जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो उस समय रेड क्लिफ बना था। इधर फिर अगर चाइना से सटा हुआ है तो चाइना के सटे हुए तो उधर मैकमोहन बना था। तो इस तरह पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा देश है, सब एक दूसरे से सटे हुए हैं। उन सबका एक सीमा बनता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम और कौन से देश के साथ लगता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये जो टोटल 13 है, कोई भी एग्जाम में अगर देख लीजिए, आपके एसएससी जीडी देख लीजिए, या आप कोई भी जनरल यूपी पुलिस देख लीजिए, बिहार पुलिस देख लीजिए, कोई भी एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी कोई भी देख लीजिए, उस सब में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से पूछ देता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या क्या नाम है। बस 13 ही है, टोटल 13 ही है। अब 13 याद कर लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम में अगर आएगा तो आप आसानी से उससे कैच कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला देख रहे हैं डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा कैसे किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। हमारा जो इंडिया है, इसका तीन टुकड़ा ऐसे तो देखा जाए तो 3-4 टुकड़ा हो चुके हैं, बंटवारा हो चुका है, विभाजन हो चुका है। जैसे सबसे पहले अफगानिस्तान अलग हुआ, फिर एक नया देश बना 1947 में, पाकिस्तान बन गया। उसके पहले तिब्बत जो था, तिब्बत भी हमारे देश में था, जो कि 1953 के आसपास में वो हमसे छिना गया, मतलब चला गया, चाइना में चला गया। उसी तरह म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भी हमारे ही पार्ट था, जो कि म्यांमार भी 1937 के आसपास में वो भी हम लोग से अलग हो गया था। तो उस सब तो हमारे बॉर्डर से लगा हुआ है, हमारा जो भारत जो देश है उसके सीमा से लगा हुआ है, तो उस सबका सीमा का नाम भी है। तो इसी तरह जब बंटवारा हुआ, टुकड़ा हुआ, तो सबका बॉर्डर जो निर्धारित किया गया सबका नाम दिया गया। तो अभी तो पाकिस्तान यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ये मैप पढ़े होंगे, अगर आप वर्ल्ड मैप के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा या कभी मैप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे इंडिया है, इमेज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, उतना सा मैपिंग मेरा है नहीं। तो जैसे हो गया, तो यहाँ से ये पाकिस्तान बनता है, ये जो इंडिया हो गया, ठीक है। ये इसके जस्ट बगल में पाकिस्तान है, जस्ट बगल में पाकिस्तान पड़ जाता है। उसी के जस्ट बगल में अफगानिस्तान है। अगर आप घर पर अगर लगाए हुए होंगे, पढ़ते होंगे अच्छे से, मैप आपको ध्यान देते होंगे, अगर घर पे भी रखे होंगे तो उस पर देखिएगा, इंडिया हो गया, इंडिया का जस्ट इधर देखिएगा पश्चिम में तो पाकिस्तान के जस्ट बगल में देखेंगे तो अफगानिस्तान है, क्योंकि हमारे ही इंडिया का ही पार्ट था, जो कि 1879 में अलग हो गया था, ठीक है। अलग कौन किए थे, मतलब उसका सीमा का जो निर्धारण किया गया था, तो सर मोर्टिगर डुरंड ने इसको निर्धारित किया था। वो लोग कैसे निर्धारित करते थे, तो वो लोग क्या करते थे ना कि जैसे मान लीजिए ये पूरा पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, अभी कोई मैप हम नहीं बना रहे, बस समझने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ये कोई जगह है, ठीक है, तो वो लोग जाकर खुद वहां पे नहीं निर्धारित करते थे कि हाँ वहां चलेंगे, ऐसे ऐसे बांट देंगे, ऐसा नहीं करते थे। वो लोग पेपर लेते थे, यानी कि एक नक्शा ले लेते थे, ठीक है, जो भी वर्ल्ड का नक्शा निकाल लेते थे। समझने के लिए बस मैं ऐसा बनाया हूँ, और उनका जहां मन किया कलम उठाए, आंख बंद कर दिए, ऐसे चला दिए, बंटवारा, वही हो गया सीमा। इस तरह से वो लोग सीमा को निर्धारित करते थे। तो उसी तरह जब हमारे देश में जब 1879 का जब बात इशू चल रहा था, तो उस समय सर मोर्टिगर डुरंड जो थे वो आए और उन्हीं को ये दिया गया था जिम्मेदारी कि जाके उसको अलग कीजिए। तो उन्होंने डुरंड रेखा नाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अब पाकिस्तान बीच में पड़ जाता है। अगर पाकिस्तान नहीं रहता ना तो भारत और क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान भी 1947 में बन गया था,
इसीलिए पाकिस्तान से वो बॉर्डर लगाता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो उन दोनों के बीच में कौन सा रेखा हो गया, डुरंड रेखा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैकमोहन, दूसरा हो गया मैकमोहन। 1914 में सर मैकमोहन द्वारा, ये भी ब्रिटेन के थे, ये जो है डुरंड, ये भी ब्रिटेन के थे। अब मैकमोहन सब अपने नाम पे ही सीमा का निर्धारण करके चल दिए। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में पड़ता है, इसके भारत और चीन के बीच में पड़ता है। ये पड़ता कहाँ पे है, जैसे आप अगर नक्शा देखे होंगे तो पाकिस्तान जो चीन है भारत के पूर्व दिशा में पड़ता है। अगर आपको होगा तो देखिए यहाँ पे देखिए इधर, ठीक है, भारत के नक्शा में पूरब की अगर जाएंगे तो पूरब की तरफ चाइना पड़ता है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ना ये जो नक्शा दिख रहा है, ये यहाँ पे अरुणाचल का बॉर्डर पड़ता है। मतलब अरुणाचल जो प्रदेश है हमारे देश का ही राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अरुणाचल पड़ता है। नक्शा थोड़ा इमेज कीजिएगा कि जगह भी कम है और मेरा नक्शा बनाने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो समझने के लिए आप देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास मैप है तो सबसे साइड में देखिएगा पूरब में तो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे ना लगता है चाइना से बॉर्डर, ठीक है। तो उस बॉर्डर का नाम मैकमोहन नाम, ठीक है, क्या नाम है, मैकमोहन रेखा नाम है, जो कि 1914 में निर्धारित किया गया था। उस रेखा को, उस जगह को लेकर के अभी भी चाइना और भारत में ना झड़प होते रहता है और बहस होते रहता है। अभी G20 सम्मेलन हुआ था, तो चाइना वाला तो मानता है कि ये जो सीमा है या जो अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर लग रहा है, जो भी जिसका नाम दिया गया मैकमोहन रेखा, वहाँ के आसपास को जो भी जमीनें हैं वो चाइना का पार्ट है। उसी तरह तिब्बत को भी हथिया लिया था, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंडिया पाकिस्तान में मतभेद रहता है। तो जब G20 का सम्मेलन हो रहा था ना, तो G20 सम्मेलन में चाइना को भी इन्वाइट किया गया था, क्योंकि इसमें टोटल ग्लोबल के 20 देश मिल के इसको बनाया है ना, इस संस्था को चला रहे हैं। तो जब हमारा देश अध्यक्षता कर रहा था, हाल ही के बाद 2023 का बात कर रहा हूँ, तो जब यहाँ दिल्ली में हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, तो चाइना से क्या था ना, चाइना के जो अध्यक्ष या जो वहाँ के मेन प्रधान है, तो उनको भी आना था, तो बस नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हमारी जो सरकार है वहाँ पे सम्मेलन स्थापित किया था, वहाँ पे कुछ मीटिंग रखा गया था G20 का। तो जब बोल रहा है कि इस जगह पे विवाद है, तो यहाँ पे क्यों मीटिंग किया जा रहा है, तो इंडिया वाले कर रहे कि नहीं कोई विवाद नहीं है, मेरा ही पार्ट है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसी बातों को लेकर हम दोनों में अक्सर झड़प होता रहता है, यानी कि भारत और चाइना को लेकर। तो मैकमोहन यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, डुरंड हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मैकमोहन हो गया आपका चाइना और इसमें भारत के पास, भारत की सीमा पे, ठीक है। अब आते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ये पड़ता है भारत और पाकिस्तान। ये 1947 में निर्धारित किया गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद तो हुआ था धर्म के नाम पे, धार्मिक अथी करके कि हाँ जो भी जितने मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चल जाए, क्योंकि जो जिन्ना थे वो धर्म के आधार पे ही बंटवारा चाह रहे थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा कि जिन्ना किस तरह से हमारे देश का बंटवारा किया था, क्या क्या वो यहाँ पे देश में हस्तक्षेप किया या नौटंकी जो भी इसको कह सकते हैं अपने भाषा में। तो उसकी वजह से हमारा एक बहुत अभिन्न अंग पाकिस्तान बन गया, तो उसका नाम दिया गया रेड क्लिफ, ठीक है। पाकिस्तान के इधर पड़ता है, अगर नहीं पता है आपको तो दिमाग में रखिएगा। ये हो गया जम्मू कश्मीर, यहाँ राजस्थान पड़ता है, ये गुजरात पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जो बॉर्डर लगता है, ठीक है, यहाँ से जो बॉर्डर लगता है यहाँ तक, ये एरिया पाकिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एरिया पाकिस्तान कहलाता है, जो कि 1947 में, कब 1947 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, ठीक है। इसको बंटवारा कौन किया था, इसका नाम कौन किया था, तो वो रेड क्लिफ नाम के ब्रिटेन यहाँ यूके के एक आए थे वायसराय, जो भी कह सकते हैं, अध्यक्ष या सचिव जो भी, वो आके इसका निर्धारण कर देते। ये भी मैप उठा के वहां पे कलम पे ऐसे चला दिए, हो गया पाकिस्तान बन गया। ऐसे करके तो बंटवारा किया था, कोई निर्धारण नहीं, वहाँ ऑन द स्पॉट जाके कभी नहीं बंटवारा किया कि हाँ यहाँ से निकालो, ये गांव है तो यहाँ से काट के यहाँ से करो, ऐसा कुछ नहीं किया। बस कॉपी पे चला दिएगा, मैप पे चला दिएगा कलम, बन गया पाकिस्तान। बहुत ही जो ब्रिटेन वाले थे हमारे देश में, बहुत ही गंदे तरह से उसका राज्य किए और बहुत गंदे तरह से बांट के भी गए। इस तरह से बांट गए कि अभी तक हमारे पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई होते रहता है, ऐसा ही तरह ही गए। चलिए ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, रेड क्लिफ हो गया भारत और पाकिस्तान का,
मैकमोहन हो गया आपका चाइना और भारत के बीच में। अब उसके बाद देखते हैं हिंडनबर्ग एक आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल चलते हैं, यानी कि अपने देश की सीमा से हट के आगे चलते हैं, ठीक है। तो हिंडनबर्ग क्या हो गया, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, पढ़े हिस्ट्री तो पता होगा 1914 से 1918। कितना बार ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में, कि वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था, ठीक है। तो ये हिंडन जो वर्ग रेखा है, हिंडन वर्ग रेखा, ये किस किस देश के बीच में सीमा निर्धारित करता है, तो ये करता है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अभी तो जर्मनी और पोलैंड का नक्शा नहीं बना सकता हूँ, लेकिन दिमाग में अगर आप मैप रखे हुए तो हाँ देखिएगा, जर्मनी जो है आपका यहाँ पड़ता है, मतलब नीचे पड़ता है जर्मनी, इस तरह से जर्मनी है, यहाँ पे पोलैंड है, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। तो जर्मनी क्या हो गया, इधर पड़ जाता है पश्चिम में, पोलैंड पड़ जाता है पूरब की तरफ। तो हिंडनबर्ग रेखा जो हो गया वो हो गया जर्मनी का और पोलैंड के बीच में, ठीक, जो कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इसको निर्धारित किया गया था। अब आते हैं मैनर-हिंद रेखा। मैनर-हिंद रेखा कहाँ कहाँ पड़ता है, तो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में पड़ता है। सोवियत रूस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो यूएसएसआर, पहले रशिया को ना सोवियत रूस कहा जाता है, क्योंकि रशिया ना बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत बड़ा है। अभी पूरे वर्ल्ड का अगर मैप देखेंगे तो रशिया सबसे बड़ा देश कहा जाता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे लेके ये क्या बोलते हैं, कनाडा से अलास्का के पहले, अलास्का जो अभी जो है ना, जो अमेरिका का है पार्ट, वो भी था पहले रशिया का ही, सोवियत रूस का ही कहलाता था। लेकिन उसको वो अलास्का के पास जो अलास्का है, जो जगह जिसको हम लोग अलास्का कहते हैं, वो अमेरिका से उसने बेच दिया था, क्योंकि उसको लगा कि ये फिजूल जगह है, ये कोई मेरे यूज का है नहीं। लेकिन बाद में पता चला अमेरिका जब वहाँ पे खुदाई उदाई किया ना, तो वहाँ भंडार मिला क्या चीज का, पेट्रोलियम का। तो अभी तो पूरा माला माल हो गया अमेरिका वाला, तो वो तो अलग मैटर है। तो अभी देखें तो रशिया बहुत बड़ा देश है। और जब इधर आएंगे पश्चिम की तरफ आएंगे, तो देखेंगे जो फिनलैंड है ना, स्कैंडिनेवियाई देश कहलाता है। स्कैंडिनेविया एक पर्वत है वहां पे, इस तरह से वहां का नक्शा है, इस तरह से। और देखिए ये है फिनलैंड, ठीक, ये फिनलैंड हो गया, और ये है रसिया। मैप घर में रखिएगा और देखिए उसमें, तो देखिए यहाँ पे है रसिया और इसी से सट के लगा हुआ है फिनलैंड, ठीक। तो फिनलैंड और रसिया के बीच में क्या हो गया, मैनर-हिंद रेखा, ठीक। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग कितना पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, हिंडनबर्ग पढ़ लिया, मैनर-हिंद पढ़ लिया, रेडक्लिफ, मैकमोहन, डुरैंट पढ़ लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग मैगिनॉट, ठीक है। तो ये हो गया जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अभी देखिए पोलैंड था और जर्मनी था, देखिए यहाँ पे पोलैंड और जर्मनी, वो था हिंडनबर्ग। और जर्मनी और फ्रांस पड़ता है नीचे, जर्मनी के नीचे पड़ता है। मैप में देखिएगा तो जर्मनी के जस्ट नीचे देखिएगा तो फ्रांस है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी के बीच में हो गया हिंडनबर्ग। उसके जस्ट नीचे आएगा तो मैगिनॉट। तो मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में। बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि पोलैंड है कि फ्रांस है। दिमाग में रखिए मैगिनॉट, तो फ्रांस में मैगी समझ, मैगी वहां ना फ्रांस में लोग कम खाते हैं, तो मैगिनॉट मतलब मैगी को मना करते हैं। तो मैगिनॉट से याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस वाले मैगी कम खाते हैं, इसलिए मैगिनॉट, ठीक। तो मैगिनॉट हो गया जर्मनी और फ्रांस, और हिंडनबर्ग हो गया जर्मनी और पोलैंड, जो कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो यह हो गया मैगिनॉट। उसके बाद आते हैं 17वीं अक्षांश रेखा। ग्लोब देखे होंगे ना, तो ग्लोब में ना 2 प्रकार का लाइन खींचा रहता है, इस तरह से। एक हो गया इस तरह से, जिसको कहते हैं देशांतर। एक होता है इस तरह से, जिसको बोलते हैं अक्षांश। जो नीचे की ओर जो मतलब जो खड़ा है ना, उसको कहते हैं देशांतर, ठीक है। और जो इस तरह से लेटा हुआ है इसलिए इसे कहते हैं हम लोग अक्षांश, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड, खड़ा है तो लॉन्गिट्यूड,
खड़ा रहता तो लंबा होता है ना, लंबा होता है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अगर लेटा हुआ है, देखिए लेटा हुआ तो लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड, अक्षांश को ना इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम पे पड़ता है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम पे 17वीं अक्षांश रेखा है। हालांकि वियतनाम वाले जो है ना, वियतनाम वाले 17वीं अक्षांश रेखा को मानते नहीं है, लेकिन ये अमेरिका वाले इसको बांट के चला गया है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम को मानती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन वैसा वो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि एक समय था जब वियतनाम पे कब्जा करने के लिए रसिया और अमेरिका दोनों युद्ध लड़ रहे थे। वहाँ उत्तर वियतनाम में, वियतनाम में एक समय था कि रसिया वाला, जैसे देखिए पहले एक मैप बना देता हूँ। वियतनाम का नक्शा बहुत सिंपल है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस इस तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अक्षांश है, लेटीट्यूड है, इसलिए यहां से लाइन बना दिया गया, इसको नाम दे दिया गया 17 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ठीक है, इसको नाम दे दिया गया 17 डिग्री अक्षांशीय रेखा। अब देखिए मैप पढ़े हैं तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, पढ़े हैं, ठीक। तो ऊपर हो गया आपका क्या, नॉर्थ, नीचे हो गया आपका क्या, साउथ, ठीक है। उत्तर दक्षिण में तो बांटवारा कर दिया, ठीक। अब ऊपर वाला को मदद कर रहा है कौन, रसिया मदद कर रहा था लड़ाई के समय में, ठीक। और नीचे वाला को मदद कर रहा था कौन, तो अमेरिका मदद कर रहा था। अब जब वो समय लड़ाई चल रहा था तो वियतनाम में पूरा एकदम घमासान युद्ध चल रहा था। तो क्या हुआ ना कि अमेरिका वाला एक समय आया कि यहाँ पे ना पूरा लगभग 17 या 18 करोड़, कितना करोड़ों में बम गिराया था यहाँ पे वियतनाम में, ठीक है, युद्ध को समाप्त करने के लिए। लेकिन भाई आप कितनों बमबारी कीजिएगा, तो बमबारी करने से अगर युद्ध समाप्त हो जाता तो कब का, ये अभी जो जर्मनी का जो बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला था, उसमें भी बहुत सारा बम गिरा था, तो वो तो 1 आध साल या कुछ महीना में खत्म हो जाना चाहिए था। तो जो होता है ना हथियार, युद्ध को और जन्म देता है, तो वही हाल यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ पे और युद्ध जन्म ले लिया था। तो जब वहां से सब लोग जा रहे थे, मतलब अमेरिका वाला अपने तरफ जा रहा था कि नहीं वापस लौट जाते हैं, नहीं युद्ध जीत पाया, तो और रसिया वाला भी अपना बैक टू हेड गया था, मतलब होम गया था। तो उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दिया, यहाँ पे एकदम बीचे बीच जो 17 डिग्री अक्षांश से पड़ता था, वहां पे एक सीमा निर्धारित कर दिया कि ये हो गया जो सीमा, ये ऊपर हो गया उत्तरी वियतनाम, नीचे हो गया दक्षिणी वियतनाम, इस तरह से बांट के चलेंगे। हालांकि वियतनाम वाले मानते नहीं है, लेकिन हाँ है, निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं अक्षांश रेखा हो गया, ठीक। भारत और पाक के बीच में, अब देखिए ये कहां से आ गया भाई, एक रेड क्लिफ था, फिर एक और आ गया 24वीं अक्षांश रेखा, ये कहां से आ गया। तो देखिए भारत का नक्शा देखे होंगे आप, तो जब गुजरात में देखेंगे ना, गुजरात में जाके देखिएगा, गुजरात का जो नक्शा है देखिएगा, तो वहां पे क्या है ना कि इस तरह से दम, इस तरह से दम सीधा, हमेशा सीधा काटा हुआ केक की तरह, जैसे केक एगो मिलता है ना, जब हैप्पी बर्थडे सब मनाते हैं हम लोग, तो केक जब होता है तो केक को कैसे काटते हैं, इस तरह से काटे, ऐसे काटे, एक टुकड़ा नहीं काटते, देखिए सिंपल से काटा हुआ चीज लगता है कि हाँ यहाँ से काटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो गुजरात में जाकर देखिएगा ना, तो यहाँ पे से काटा हुआ दिखेगा, ठीक है। यही जो काटा है ना, पाकिस्तान वाला बड़ी मांग रहा था कि हमको दो, हमको ये चाहिए, ये तो पूरा ऐसे मांग रहे हैं, वो भी पूरा दे दो, पूरा तो ऐसे जम्मू कश्मीर में मांगता है, लेकिन देंगे क्या, वही हाल यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा मांग रहा था। तो यहाँ पे मेन है ना, यहाँ पे जंगली गधा बहुत मिलता है, ठीक है। तो जानवे करते हैं पाकिस्तान वाला चाइना को पोटने के लिए या उनको अपने तरफ रखने के लिए जंगली गधा का व्यापार करता है। उसका तो मेरे ख्याल से लगता है कि आधा जीडीपी शायद जंगली गधा एक्सपोर्ट करके होता होगा। तो यहाँ से जंगली गधा पकड़ता है, थोड़ा दलदली क्षेत्र है और जंगल वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे गधा पाया जाता है, जंगली गधा। तो जंगली गधा है, खच्चर जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे इम्पोर्ट करता है। और चाइना वाला को पता है कुछ भी खा लेता है, तो वो खाने के लिए मंगाता है, पोसने के लिए नहीं मंगाता है। तो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान वालों को दिया गया था ये वाला, तो उसको यहाँ पड़ता है 24 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो इसलिए इसको 24 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। यहाँ गुजरात क्यों नहीं लिखे हैं,
क्योंकि गुजरात भारत का पार्ट है, इसलिए भारत और पाकिस्तान लिखा गया है। कोई भी बॉर्डर निर्धारित किया जाता है तो देश का नाम दिया जाता है, राज्य का नाम नहीं दिया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, कच्छ यहाँ पे लिख दिए हैं, तो 24वीं अक्षांश रेखा पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं 38वीं अक्षांश रेखा। ये कोरिया के पास चली है, किम जोंग उन, तम तानाशाह। हालांकि देश के लिए तानाशाह है, लेकिन अपने जो देश में वो काम कर रहा है, बाकी देशों के लिए तानाशाह कहला सकता है, लेकिन जो अपने देश में वो काम करता है ना, बहुत ही अच्छा काम करता है। अपने लोगों को कैसे संचालन करना है, अपने राष्ट्र को कैसे संचालन करना है। हमारे यहाँ देखे है ना, हमारे यहाँ का नेता क्या करता है कि मान लीजिए देश में बाढ़, बिहार का खास अगर बात बताना है तो हमारे यहाँ बिहार में क्या होता है कि जैसे बाढ़ आ गया, ठीक है, उधर मधुबनी की तरफ देखते हैं ना, उधर ऊपर बिहार के ऊपर तरफ जहाँ से कोसी का जब बांध टूटता है या कोसी नदी से जब पानी निकलता है तो पूरा डूब जाता है ऊपर। तो क्या करेंगे हमारे राज्य के नेता, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी या कोई भी हो, क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर पर बैठेंगे, हेलीकॉप्टर पर बैठ के निकल देंगे। हेलीकॉप्टर से जायजा करते हैं कहाँ कहाँ बाढ़ आया है। अरे कभी ग्राउंड लेवल होता तब ना पता चलेगा बाढ़ होता कैसा है, किस तरह से कष्ट लोग वहाँ जी रहे हैं, कैसे वहाँ घर छोड़कर रोड पे आकर सर्वाइव करते हैं। ऐसा होता है यहाँ पे बिहार में, खासकर अदर राज्य का तो हमको नहीं पता, बिहार में तो खासकर ऐसा होता है। फोटो खिंचवा लेंगे, पेपर में डलवा देंगे कि हाँ हम तो सर्वे किए थे भाई, बाढ़ आया है, देख रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर से चूड़ा आप भुंजा गिरवा दिए, हाँ काटित रहो 4 महीना 5 महीना, ऐसा होता है। लेकिन उत्तर कोरिया में, कोरिया में क्या होता है, उत्तर कोरिया की बात करें, किम जोंग उन का जो सब उसको तानाशाह कहता है, वो खुद जाता है, कहीं भी बाढ़ लग आया हो या कोई भी आपदा आया हो ना, वहाँ खुद जाता है। अभी हाल ही में आप वीडियो देखोगे, लगता है कि 10 दिन पहले का वीडियो है जो भी वायरल चल रहा है, खुद जाता है, कहाँ कहाँ बाढ़ आया, कितना फसल डूबा है, किस तरह का हानि हुआ, किस तरह का नुकसान, सब जाके जायजा करता है, किसानों से मिलता है, किसानों का दर्द समझता है, उन्हें अच्छा भोजन देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे देश के नागरिक अगर एक भी घट गया या कोई भी किसी को नुकसान होगा तो मेरे देश को नुकसान होगा। वहां का उसका ये नीति है। तो वो ना बेटर हो गया। सब लोग तानाशाह कहता, तानाशाह बस इसलिए कहा जाता है कि वो बिना, अमेरिका का जो नहीं सुनता है उसको कहा जाता है तानाशाह। अमेरिका गुलामी नहीं कीजिएगा तो आप तानाशाह होगा। वो गुलामी समझता है, चाहता ही नहीं कि हम उसका गुलामी करें। तो अपने से हाइड्रोजन बम का परमाणु परीक्षण कर लेता है, न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर लेता है। अभी तो क्या कर रहा है, हाल ही में वो क्या किया ना कि निरीक्षण किया कि पानी के अंदर अंदर न्यूक्लियर बम कैसे मार दे। ऐसा तो होता है कि ऊपर से मार देता है, पानी के अंदर तो मार देगा, ऐसा वो अपना हथियार बना रहा है। तो अमेरिका को दम नहीं खटकता है, दम मतलब पसंद नहीं है, एकदम आंख में दम चुभा रहता है। तो हालांकि वहाँ का उसका जो नीति है, उसका जो भी देश संचालन करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तो वहाँ देखेंगे कि ऊपर होता है उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया अमेरिका को हर चीज से सपोर्ट करता है, अमेरिका भी इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि उस समय भी लड़ाई हुआ था ना, तो चाइना और रूस, ये दो देश जो है ना, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करने में सबसे अगर अच्छा हाथ कहा जाता है तो यही दोनों का। ऊपर है, इधर उत्तर में धर लेता है रसिया वाला, नीचे धर लेता है अमेरिका। तो उत्तर दक्षिण जो है ना, वो भी पहले एक ही था, दोनों सेम था, कोई दक्षिण उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कोई नहीं था, दोनों एक ही था। वहां पे लड़ाई हुआ, उसका भी जब हम लोग हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें समझेंगे कि कैसे उत्तर और दक्षिण कोरिया का बंटवारा हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पहले दोनों एक ही था। तो उत्तर कोरिया में चलाया था रूस मदद करने के लिए, और दक्षिण कोरिया में चलाया था अमेरिका मदद करने के लिए लड़ाई के समय। तो नीचे आया था अमेरिका वाला, तो अमेरिका वाला को ये बहुत पसंद करता है, अमेरिका इसको भी पसंद करता है। इसको रूस आया था मदद करने, तो रूस से इसका पड़ता है। अभी हाल ही में व्लादिमीर जो पुतिन जी थे, अभी हाल ही में गए थे यहाँ पे, सब हथियार के देख के आए हैं। अब बोले कि हाँ खरीदेंगे भी, क्योंकि इधर यूक्रेन से लड़ाई चल रहा है उन लोगों का। तो उत्तर कोरिया हो गया तो रसिया के साथ है, और दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ है। तो उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में जो रेखा बांटा गया है वो है 38वीं अक्षांश रेखा। ठीक है, 38वीं अक्षांश रेखा। ठीक, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया समझ गए। अब आते हैं 39वें, सब इस तरह से है, लैटिट्यूड पे ही सब बांटा हुआ है। तो अगला आ जाते हैं हम लोग 49वीं अक्षांश रेखा पे, क्या है, यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा, जो यूएसए कौन सा भाग, यूएसए में यहाँ पे देखिए अलास्का,
अलास्का का यहाँ पे 141 में, माफ कीजिएगा, यूएसए और कनाडा के बीच में। तो कनाडा देखिए ऊपर है, अमेरिका नीचे पड़ता है और कनाडा ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो जो कनाडा है, कनाडा और जो अमेरिका के बीच में जो मेन अमेरिका है, जो नीचे वाला अमेरिका से हट के अलास्का ऊपर कनाडा के पास में लगता है, ठीक है, जो कि रशिया वाला से खरीद लिया था। और जो मेन अमेरिका नीचे पड़ता है, ठीक है। तो अमेरिका और ये जो यूएसए है, सॉरी कनाडा है, दोनों के बीच में जो रेखा बना था वो 39वीं रेखा था, 39वीं अक्षांश रेखा। कौन सा? लैटिट्यूड, इस तरह से होता है, देखिए। हो गया, ठीक है। कनाडा का अगर देखेंगे मैप, तो यहाँ पे जो गोल गोल कर रहे हैं ना, यहाँ पे झील है, पोलर बियर झील और करके 2-3 गो झील है। तो यहाँ पे जो झील है इसलिए से बना दिया, ऊपर वो छितरा हुआ, पाटे पाट बंटा हुआ, क्योंकि ऊपर समुद्र है ना, तो समुद्र के पास में जो छोटा छोटा आइलैंड बना हुआ ना, उस सब को मिला के कनाडा बना हुआ। नीचे बाकी इधर देखिएगा तो उसका मेन जो सिटी बसता है, यहाँ पे सिटी बसता है, इधर देखिए, यहाँ पे उसका मेन सिटी सब है, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे भी विनिपेग जिसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे मतलब ये एरिया जो है ना कनाडा का सर्वाइवल वाला है। ऊपर जाएगा तो ऊपर बहुत ठंड पड़ता है, और उधर आइलैंड तो वहाँ पे ज्यादा लोग रहते नहीं। और बियर के जो झील बोल रहे हैं, उसलिए बोल रहे हैं कि उधर पोलर बियर वाला बहुत सारे पड़ता है, इसलिए बियर का नाम पे पोलर बियर का झीलों का नाम दे दिया था। तो ये जो रेखा हो गया, ये हो गया 49वां, ठीक है। ये 49वां अक्षांश रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में। और इसी से कनाडा से ही सट के देखिएगा तो यहाँ पे अलास्का है, ठीक है, यहाँ पे अलास्का है। ये जो अलास्का है ना, अमेरिका का ही पार्ट है, ये जो है ना अमेरिका का ही पार्ट है। इसको यहाँ जाने के लिए ना समुद्र से जाना पड़ता है, क्योंकि कनाडा वाला थोड़ा देगा, कनाडा वाला से बात करेगा, अगर अच्छा संबंध रहेगा तब कनाडा वाला जाने देगा, नहीं तो ये लोग अपना समुद्र से यहाँ जाता है। आइए, जो अलास्का का जो बात कर रहे हैं वो था रसिया का, जो बेच दिया, उस वजह फालतू है। लेकिन फालतू है नहीं, यहाँ पे बहुत पेट्रोलियम मिला, इतना पेट्रोलियम मिला ना कि अमेरिका वाला कई वर्षों तक उससे पेट्रोलियम निकाल के चला सकता। पेट्रोलियम कोयला बहुत मिला वहां पे, जब लोग क्या किए ना, तो क्या बोलते हैं उसे, खदान में सब जब खोदा गया तो निकला यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है। तो ये हो गया अलास्का। तो अलास्का देखिए, अलास्का और कनाडा, क्योंकि ये अमेरिका का है तो यहाँ पे बॉर्डर बनाएगा, यहाँ पे बॉर्डर बनाएगा। तो ये हो गया कनाडा और ये हो गया अलास्का, ठीक है। ये कनाडा हो गया, अलास्का, इन दोनों के बीच में कोई बॉर्डर बनेगा ना, तो बॉर्डर का नाम दिया गया 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा पश्चिमी, पश्चिमी क्यों कहा गया? क्योंकि ये इधर पड़ता है पूरब, इधर वाला होता है पश्चिमी। जब आप मैप देखिएगा तो देखिए, इधर होता है पूरब, इधर की ओर होता है पश्चिम, ठीक है। अब देशांतर क्यों कहा गया? तो अभी हम वहां पे ग्लोब टाइप को बना के दिखाए थे, जो खड़ा रहता है उसको देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो लेटर आता है उसको कहते हैं अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये तो खड़े खड़े ना बॉर्डर बना रहा है, देखिए खड़े खड़े बना रहा है, तो खड़ा इसे देशांतर कहा गया है, ठीक। तो 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच में रेखा बनता है, ठीक। अब एक आता है ऑर्डिनेंस रेखा। ऑर्डिनेंस ये क्या है? तो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड। देखिए ये कब बना? अभी यहाँ पे भी हमने देखा जर्मनी और पोलैंड, यहाँ पे देख रहे हैं कि जर्मनी पोलैंड, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, जब ये तो निर्धारित किया गया वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके पहले ना एक बॉर्डर बनाया गया था। कैसे? देखिए यहाँ पे ठीक है, ये था, इसे जे का समझिए जर्मनी, तो बी से समझिएगा पोलैंड, ठीक है। तो यहां से लेकर ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक जो बना, इसको तो नाम दिया गया हिंडनबर्ग रेखा। लेकिन ऊपर से जो थोड़ा सा थुथुल लग रहा है ना, ऊपर से जो लग रहा है यहाँ से, ये निर्धारित किया गया था, फिर बाद में ये बाद में इसको बनाया गया था, ठीक है। इस बॉर्डर को ना लेकर बहुत लड़ाई भी हुआ था,
एने से तुर्की वाला भी बोलता था, सॉरी फ्रांस वाला भी बोलता था, इटली वाला भी बोलता था, ऊपर से अमेरिका बोलता था कि ठीक ना कि पोलैंड हमको दे दो। पोलैंड और जर्मनी को तो सब टुकड़ा टुकड़ा बांटे हुआ था। तो बाद में फिर जो हिटलर आया, तब हिटलर आने के बाद जर्मनी को एक किए हैं, जर्मनी को एक करके अपने पोलैंड तो भाई अलग फिर बना ही, जो उसके मदद से क्या बोलते हैं यूके की मदद से जो बना ही बना। तो हिटलर आया तब जाके इसको मेन सही से संचालन करना शुरू किए, नहीं तो जर्मनी का ही बर्बाद था। प्रथम और द्वितीय में सब तो लूट ही जाता, द्वितीय हुआ जर्मनी ये हिटलर की वजह से, और प्रथम तो पूरा ही बर्बाद था। तो वो बाद में बना था ऊपर की ओर, पूर्वी की ओर, ठीक इधर यहाँ पूरब में पड़ता है, ठीक। तो पूर्व जर्मनी का पूर्व में पड़ता है, इसलिए उसको ऑर्डर नीचे रेखा नाम दिया गया, ठीक है। बाद में बना था। तो याद दिमाग में रखिए कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में दो गो रेखा बनता है, ठीक है। ऑर्डर नीचे बोले तो भी जर्मनी पोलैंड मानना है, ठीक है। अगर हिंडनबर्ग में बोले तो जर्मनी पोलैंड। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे दो को बॉर्डर याद कर लीजिए। आपको ऐसा पूछने जाएगा पूर्व में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में, ऐसा कभी पूछ नहीं कहे। दिमाग में रखिए कि दो जर्मनी और पोलैंड का है, ऑर्डर नीचे हिंडनबर्ग, ये दोनों आ जाए समझ जाना जर्मनी और पोलैंड का है, ठीक। अब आते हैं नीचे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ फ्रांस और जर्मनी के बीच में। सिगफ्रायड रेखा कहा जाता है, सिगफ्रायड रेखा, सिगफ्रायड रेखा, जर्मनी और फ्रांस। अभी ऊपर ही बताए थे, नीचे बना था, फ्रांस हमारा नीचे है, जर्मनी ऊपर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में यह निर्धारित किया गया था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में होगा क्या, एक अंतरराष्ट्रीय रेखा होगा जिसका नाम दिया जाएगा सिगफ्रायड रेखा, ठीक है। तो इतना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एग्जाम में इससे फालतू पूछेगा ही नहीं। और अगर बात करें इंपॉर्टेंट तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये हो गया, रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि मैकमोहन अभी हाल ही में चाइना के साथ बहुत अति चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मतभेद चल रहा है। तो एग्जाम वाला अगर चाहेगा, अगर अभी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम होगा तो जब डालना होगा इस टॉपिक से, तो ये डालेगा, मैकमोहन डालेगा। डुरंड रेखा, ठीक है, तो डुरंड रेखा भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाकी ये सब में से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। इंडिया का कोई एग्जाम अगर देखा जाए, अगर बात यूपीएससी बीपीएससी में चाहेगा तब पूछता है, लेकिन हाँ छोटे छोटे जैसे जीडी हो जाएगा आपका, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस हो जाएगा, तो थोड़ा लो लेवल का जो जॉब है उस सब में ये सब पूछ देता है, ये सब नॉर्मल। अब बाकी तो सब यूपीएससी बीपीएससी में पूछता है। तो याद करना आपको 13, क्योंकि 13 इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज्यादा पूछा गया है तो वो पूछा गया यही 4 को, ठीक है। तो इन 4 को दिमाग में अच्छे से सटा लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए, आराम से टिक करें और निकल जाए, ठीक है। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। और क्या बोले, हाँ, तो जो भी एग्जाम है अगर आने वाला आएंगे जो भी एग्जाम, तो अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा सारे बॉर्डर को। और हाल ही में अभी यूपी पुलिस का एग्जाम भी हुआ था, अगर आप सब में से कोई भी एग्जाम देने गए होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में मैं उसका जो भी क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट वाला, वो सारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को मैं सारा का सारा यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अगर आपको मैच कर रहा होगा तो मतलब जो भी मिलाना होगा मिला लीजिएगा। हालांकि तो सुनते रहेंगे कैंसिल होने वाला है, क्योंकि धांधली हो गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन में वायरल कर दिया था लोग वहाँ पे, कुछ पैसा के लिए पूरा बच्चा लोग का जिंदगी बर्बाद कर देता है। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक बच्चे का अगर देखा जाए ना, परिवार से रिलेटेड देखा जाए तो एक बच्चा पे डिपेंड हो तो उसका पूरा परिवार उम्मीद लगा के कोई जाता है, अब वो पूरा उम्मीद घर पे बच्चा पहुंचा भी नहीं, अब पता चलता है कि क्वेश्चन वायरल हो गया, कैंसिल होने वाला है। तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर से एग्जाम अगर कैंसिल होगा तो फिर से तो एग्जाम लेगा ही लेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा है तो वो क्वेश्चन का हम लोग एक बार यहाँ पे देखेंगे कि कैसा है क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन था, कितने जीके है, कितने मैथ है, कितना रीजनिंग पूछा है, कितना हिंदी पूछा है, कैसे कैसे प्रकार का क्वेश्चन था, उसका सारा हम लोग देखेंगे। और आगे जो भी एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में हम लोग उसको कवर करेंगे, मतलब अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बस आगे वाला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।